फार्माकोथेरापेटिक्स में आपको एक यूनिट है नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स। ठीक है। नर्वस सिस्टम का यदि हम क्लासिफिकेशन देखें तो उसको टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। एक होता है पैरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक है। तो जब कोई प्रॉब्लम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है या उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर काम कर रहे हैं उसकी वजह से हो रही है तो हम उसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। ठीक है। और कुछ ऐसे बॉडी में प्रोसेसेस होते हैं इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स जो कि हमारे ब्रेन ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। ठीक है। तो उसको हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आएगा फिल्ट्रेशन ऑफ किडनी, लिवर मेटाबॉलिज्म कर रहा है, स्टमक, हमारा जीआई ट्रैक, एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन हो रहा है, हम जो कुछ खाते पीते हैं वो पच जाता है। हम ना भी चाहें तो भी पच जाएगा। हम यदि 7-8 बजे खाना खा के सो जाए तो सुबह हम फ्रेश होने जाते हैं, स्टमक अपना काम करता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है, किडनी फिल्ट्रेशन करती है, ऑटोमेटिकली होता है। आप अभी सांसें ले रहे हैं, आपकी सांसें चल रही हैं, आपका ध्यान कहीं और है फिर भी सांसें चल रही हैं आपकी। तो ये भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है। कुछ ऐसी होती है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी का जो सुपरफिशियल पार्ट होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड होती है, स्किन से रिलेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल डायबिटिक न्यूरोपैथी। इसमें क्या होता है, डायबिटिक पेशेंट को स्किन पे सुई चुभने जैसा एहसास होता है। ठीक है। ऐसा झुनझुनी जैसा लगता है हल्का सा, कि बहुत सारी छोटी छोटी सुइयां कोई उनको चुभा रहा है। तो इस टाइप का पेन होता है। तो ये जो सेंसेशन है ये पेरिफेरी से आ रहा है ना। कुछ पेन आपके विसरल ऑर्गन से अराइज होते हैं। विसरल ऑर्गन में आता है आपका हार्ट, किडनी, लिवर, आपका जो अल्सर का पेन होता है वो भी विसरल ऑर्गन का पेन है। किडनी स्टोन का जो पेन होता है तो ये विसरल ऑर्गन से आने वाले पेन है, जो हमारे अंदरूनी अंग होता है। तो हम आज के डिस्कशन में नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें एक होता है माइग्रेन, जिसको हम आधे सिर का दर्द भी कहते हैं। ठीक है। इसमें पेन किलर्स यूज किए जाते हैं पेन मैनेजमेंट के लिए। स्ट्रोक, अल्जाइमर, पार्किंसन और एपिलेप्सी, ये सारे नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं। हम इनको वन बाय वन करके देखेंगे क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पार्किंसंस क्या होता है। ठीक है। पार्किंसंस इज अ प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिजीज। प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिजीज का मतलब होता है कि ये बढ़ती एज के साथ होने की इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ती है। और अक्सर ये डिजीज जिनकी एज मोर देन 65-70 हो जाती है उनको ये डिजीज देखी जाती है। हमारे नर्वस सिस्टम में न्यूरो ट्रांसमीटर्स ट्रांसडक्शन का काम करते हैं। हमारा जो नर्व सेल है उसमें एक्साइटेबिलिटी की क्वालिटी होती है। जब आपको कोई छूता है या आपको कोई स्टिमुलस आता है एक्सटर्नल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से तो आप उसको फील कर पाते हो। तो ये सब नर्वस सिस्टम की वजह से होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से सारा नर्व कनेक्शन कनेक्टेड है। मोटार नर्व्स होते हैं, सेंसरी नर्व्स होते हैं। सेंसरी नर्व क्या करते हैं, सेंसेस को ब्रेन तक लेके जाते हैं और ब्रेन से उसका जो रिस्पॉन्स है वो मोटार नर्व्स लेके आते हैं कि अब करना क्या है। ठीक है। तो ये जो न्यूरॉन है ये ट्रांसपोर्टेशन करता है इंफॉर्मेशन का, स्टिमुलस का। तो न्यूरॉन, दो न्यूरॉन जहां पर कनेक्ट होते हैं उसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। और साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगा वो न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से होता है। और न्यूरोट्रांसमीटर यदि कम हो जाए तो नर्वस सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। यदि कोई व्यक्ति प्लेजर फील कर रहा है, हैप्पीनेस फील कर रहा है ना, तो उसमें भी न्यूरोट्रांसमीटर का रोल होता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नर्वस सिस्टम में, और इसकी कमी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं।
न्यूरोट्रांसमीटर कम होने से व्यक्ति स्ट्रेस में भी जा सकता है, उसके प्लेजर का लेवल, उसके हैप्पीनेस का लेवल कम हो सकता है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन न्यूट्रल हो सकता है, उसको खुशी का एहसास नहीं होगा, कोई गुड न्यूज सुनने के बाद भी उसके फेशियल एक्सप्रेशन न्यूट्रल रहेंगे, है ना। तो हमारे थॉट्स का भी इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे माइंड में जो थॉट्स आते हैं उसका भी हमारे नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है ना। जैसे आप किसी हार्डवेयर में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चला रहे हो जो सपोर्ट ना करे वो हार्डवेयर, तो वो हार्डवेयर के पार्ट्स डैमेज होते हैं या नहीं, या तो प्रॉपर आप उस सॉफ्टवेयर को यूज ही नहीं कर पाओगे। ऐसे ही हमारा ब्रेन भी है, ब्रेन इज अ हार्डवेयर और माइंड इज अ सॉफ्टवेयर। तो माइंड्स में जो थॉट्स आते हैं उनका इम्पैक्ट हमारे हार्डवेयर पे पड़ता है, मतलब हमारे नर्वस सिस्टम पे, हमारे ब्रेन पे पड़ता है। अब ये यदि थॉट्स काफी नेगेटिव है तो हमारी बॉडी में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनकी डेफिशिएंसी भी होने लगती है, उनकी कमी होने लगती है। तो जिस वजह से हमारा नर्वस सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करता और हमें ये सारी बीमारियां होती है। डिमेंशिया हो जाता है, अल्जाइमर हो जाता है, भूलने की बीमारी हो जाती है। कहीं ब्रेन में, नर्वस सिस्टम में कोई आर्टरी जो ब्लड सप्लाई कर रही है वो यदि चोक हो गई तो उस केस में ब्रेन को प्रॉपर न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजन नहीं मिलता, जिस वजह से ब्रेन की फंक्शनिंग इम्पायर्ड हो जाती है। तो पार्किंसन डिजीज आफ्टर 60 और 65 ईयर्स के बाद में देखी जाती है, जो डोपामीन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ठीक है। जिसमें क्या होता है, मसल्स में रिजिडिटी आती है, पेशेंट को ट्रैमर्स आते हैं। ट्रैमर मतलब होता है दौरे, है ना, हल्का सा बॉडी वाइब्रेट करना, इसको हम ट्रैमर कहते हैं। रिजिडिटी मतलब मसल्स थोड़े से सिकुड़ जाते हैं। आप जैसे फेस देखोगे तो फेस के जो मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं दे पाते, क्योंकि उनमें एक नमनेस सी आ जाती है। ये सब होता है डोपामीन की कमी की वजह से, और डोपामीन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। अब ब्रेन में ये नेचुरली प्रोड्यूस होता है न्यूरोट्रांसमीटर, है ना। सब्सटेंशियल नाइग्रा नाम का जो पार्ट है, यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं, ये सब्सटेंशियल नाइग्रा में नेचुरली यहाँ प्रेजेंट होता है डोपामीन, और अपना काम करता है। लेकिन जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर हमें पार्किंसन के सिम्टम्स सामने आते हैं। एक वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, टर्म ब्रेडिकाइनेसिया। ब्रेडिकाइनेसिया का मतलब होता है मसल्स मूवमेंट का कम हो जाना। लैक ऑफ मसल्स मूवमेंट इज कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया। डीजनरेटिव डिजीज का मतलब होता है कोई भी बीमारी एज होने पर धीरे धीरे यदि डेवलप हो रही है तो उसको हम डीजनरेटिव डिजीज कहते हैं। अब हम पैथोलॉजी देखते हैं। इम्बैलेंस ऑफ एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरोनल एक्टिविटी, जिसकी वजह से पार्किंसन होता है। डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ डोपामीन। अब डोपामीन का जब लेवल कम होता है तो एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाता है। तो ये दोनों का जो डिसबैलेंस हो रहा है उसी वजह से ये डिजीज होती है। और इसमें क्या होता है, इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एक और है, लॉस ऑफ इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। हमारी बॉडी में दो टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, एक वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मूवमेंट्स पे हमारा कंट्रोल होता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसमें जो लॉस ऑफ इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो जाता है ना, तो जिसकी वजह से हमारा यदि फिंगर्स में हमारी यदि ट्रेमर हो रहा है तो वो होते ही रहेगा। ठीक है। आपने पेशेंट देखे होंगे ना, जो जिनकी गर्दन हिल रही है तो हमेशा हिल ही रही है, हाथ उनके, उंगलियां हिल रही है उनकी, जब वो किसी चीज को होल्ड करते हैं तो कांपते हैं उनके हाथ, है ना। तो उनके हाथ जो कांप रहे हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आप यहाँ पर एक पेशेंट देख सकते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग हो जाती है और ब्लैंक फेशियल एक्सप्रेशन हो जाते हैं, स्लो और मोनोटोनस स्लर्ड स्पीच हो जाती है, मतलब पेशेंट लड़खड़ा के बोलता है। ठीक है, क्योंकि उसके मसल्स साथ नहीं देते स्पीकिंग के लिए।
ट्रेमर्स और शफलिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें डोपामीन की कमी की वजह से होती है। रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया, है ना, पॉस्चर, पॉस्चर इनस्टेबिलिटी हो जाती है, मतलब पॉस्चर स्टेबल नहीं रहता। अब यहाँ पर कुछ डायग्नोस्टिक और लैब टेस्ट हैं जिनकी हेल्प से इस डिजीज का कंफर्मेशन होता है। जैसे कंप्लीट ब्लड टेस्ट किया जाता है, ठीक है। एनीमिया तो नहीं है पेशेंट को, ये देखा जाता है। खून की कमी से भी ये बीमारी देखी जाती है। और बेसिक मेटाबॉलिक पैनल को चेक किया जाता है, जिसमें एल्ब्यूमिन और प्रोटीन का लेवल कैसा है। ईईजी की जाती है ना, ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम या इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। तो इसकी हेल्प से भी डिजीज का डायग्नोसिस होता है। और फिजिकल एग्जामिनेशन करता है डॉक्टर, उससे भी पता चल जाता है। तो ये डिजीज के डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिससे ये डिजीज कंफर्म होती है। अब इसके इसका इवैल्यूएशन आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति जैसे एक्सरसाइज करता है तो उसका जो मेटाबॉलिक रेट है वो प्रॉपर मेंटेन रहता है, उसका डाइजेशन अच्छा रहेगा। लेकिन जब बॉडी बहुत ज्यादा स्टेबल रहना शुरू कर देती है, जैसे कोई व्यक्ति खाना खाता है और लंबे समय तक लेटा ही हुआ है, कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं है बॉडी में, कोई एक्टिविटी नहीं है ना, बस बैठा, कार में बैठा, ऑफिस चला गया, वहां पर बैठा और वहां से कार में बैठ के फिर घर आ गया, फिर सो गया। मतलब बॉडी में कोई ना तो वो स्पोर्ट्स से इंगेज है, ना तो वो कोई एक्सरसाइज कर रहा है, ना तो उसकी बॉडी ज्यादा मोबाइल है। तो बॉडी यदि हमेशा स्टेबल रहेगी तो उसमें मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगा। और मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगा तो बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाएंगे। और न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे तो बॉडी में डेफिशिएंसी आएगी। तो डेफिशिएंसी एंजाइम्स की आ सकती है, हार्मोन्स की आ सकती है, न्यूरोट्रांसमीटर की आ सकती है। और ये जितनी भी डेफिशिएंसी है, ये कोई ना कोई डिजीज कॉज करेगी। तो हमारा एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हमारे बॉडी में सभी बायोकेमिकल्स का प्रोडक्शन हो। हमारी बॉडी में बायोकेमिकल्स बायोकेमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, और वो रिएक्शन से हमारी बॉडी ऑपरेट होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारी बॉडी में किसी भी मिनरल की, विटामिन की, और जो न्यूट्रिशंस है, प्रोटीन, कार्ब्स, इनकी डेफिशिएंसी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि इंसुलिन का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके लिए जिंक की जरूरत है। जिंक एक मिनरल है, एलिमेंट है। अब किसी की बॉडी में यदि जिंक नहीं जा पाएगा एक्सटर्नल सोर्सेस से, तो उसकी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन इम्पायर्ड हो जाएगा, तो जिसकी वजह से उसको डायबिटीज भी हो सकता है ना। मैंने आपको बताया था कि डिजीज के बहुत से कारण होते हैं, डेफिशिएंसी की वजह से हो जाती है, इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है ना। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम बॉडी के किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को डैमेज करने लगता है। जैसे डायबिटीज का एक रीजन होता है ऑटो इम्यून जो सेल्स होते हैं, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी के जो फाइटर सेल्स होते हैं, वो लैंगर हैंस पे जो बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं, उनको किल करने लगते हैं, उन पर अटैक करते हैं, जिस वजह से वो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाती और डायबिटीज हो जाता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस इसका एग्जाम्पल है, ऑटो इम्यून डिजीज है। हमारे जो इम्यून सेल्स है वो हमारे जॉइंट्स में जो लेयरिंग जो सेल बनाते हैं उस पर अटैक करके उसको रैप्चर करते हैं, उसका इरोजन कॉज करते हैं, जिस वजह से वहां पर फ्रिक्शन कॉज होता है और पेन का सेंसेशन होता है। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं सारे। कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म की वजह से होते हैं। मेटाबॉलिज्म की वजह से होने वाला, जैसे शुगर, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि कार्बोहाइड्रेट के इम्प्रॉपर मेटाबॉलिज्म की वजह से हो रहा है। तो ये है आपका पार्किंसन, ठीक है। हमने इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखे, हम इसको कैसे कंफर्म कर सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू, कुछ लैब टेस्ट होते हैं जिससे हम इस डिजीज को कंफर्म कर सकते हैं। और हमने देखा कि ये किसकी कमी से होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अल्जाइमर, ठीक है। अल्जाइमर ऑल्सो अ डिजेनरेटिव डिजीज, इट्स अ ब्रेन डिसऑर्डर। इसका जो कॉज है वो अभी बहुत ज्यादा नोन नहीं है, लेकिन इसकी जो इनिशियल स्टेज है उसको हम डिमेंशिया कहते हैं। डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी। इसमें व्यक्ति इंसिडेंसेस को याद नहीं रख पाता, है ना। इनिशियल स्टेज में क्या होता है, व्यक्ति जब घर से बाहर निकलता है उसको लगता है मैंने लॉक किया है या नहीं,
कर भी दिया तो भी उसको लगता है मैंने किया है या नहीं, इस टाइप के कंफ्यूजन आने लगते हैं, मैंने गैस बंद की है या नहीं, है ना। ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से शुरू होती है ना। जैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, व्यक्ति को याद नहीं आ पाना, है ना, कि भाई मैंने मेरे घर का दरवाजा बंद किया नहीं किया, गैस बंद की नहीं की, मैंने इलेक्ट्रिसिटी ऑफ की नहीं की। तो उसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहता है, बहुत ज्यादा सोचता है, फिर वो जाके उसको फिर से रीचेक करेगा, है ना। अब आपने एक मूवी देखी होगी काजोल और अजय देवगन की, जिसमें काजोल को एक बीमारी रहती है, वो घर से निकलती है और भूल जाती है कि वो क्यों निकली थी। फिर इवन ये बीमारी जब बढ़ती है तो वो घर से निकलती है और फिर भूल जाती है कि उसको जाना कहाँ है, और ये भी भूल जाती है कि वो उसका घर कहाँ है। तो फिर वो पूछती है कि मेरा घर कहाँ है ना। आपने गजनी मूवी देखी होगी, गजनी में भी इस टाइप का ही बताया गया है उसमें, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस को डिस्क्राइब किया गया है जो कि चोट की वजह से होता है। तो या तो ये इंजुरी की वजह से हो सकती है, और इंजुरी की वजह से ना हो तो किसी दूसरे कारण से भी हो सकती है। ठीक है। तो कुल मिला के ये जो नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स है, ये न्यूरोट्रांसमीटर की कमी की वजह से होती है। और न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ती एज के साथ उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है। ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर कम होते हैं तो ब्रेन बहुत बढ़िया काम नहीं करता। आपने देखा होगा यंगस्टर का ब्रेन कितना फ्रेश होता है, बहुत अच्छा काम करता है, फास्ट काम करता है। वहीं पर जो बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं ज्यादा, है ना, तो उनके मूवमेंट स्लो हो जाते हैं। ठीक है। उनके ए- वो जो एक्शंस करते हैं वो स्लो हो जाते हैं, स्लो मोशन में चले जाते हैं, है ना। तो वो सब न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से उनको बहुत ज्यादा प्लेजर, खुशी का उतना एहसास नहीं होता। यंगस्टर कितने प्लेजर और इंथुजियाज्म से भरे हुए होते हैं। तो ये सब न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से होता है। हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हॉर्मोन्स की कमी यदि हो जाए तो व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है ना। उसको बहुत सारी ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी हो सकती है। तो ये सभी आपके ब्रेन से रिलेटेड होती है। हिस्टीरिया भी हो जाता है कभी कभी। हिस्टीरिया एक ऐसी बीमारी है जो कि भारत में बहुत ज्यादा कॉमनली देखी जाती है। वो रहता ना कोई व्यक्ति जो कहता मेरे अंदर बाबा आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये एक टाइप की बीमारी होती है। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा किसी विषय के बारे में सोचता है तो उसको ऐसा लगने लगता है कि भाई वो मैं ही हूँ, या वो चीज मेरे अंदर आ गई है। तो फिर वो अपने आप को वैसा दिखाने लगता है। तो मेडिकल साइंस इसको एक बीमारी मानता है ना। और एक ऐसी घटना घटी थी, मैं एक बार एक प्रोग्राम में था नवरात्रि के समय, तो वहां पर मैंने देखा कि एक व्यक्ति मतलब बहुत ज्यादा कूद रहा, नाच रहा, चिल्ला रहा, है ना, और उसने एक छोटे बच्चे के पैर पे पैर रख दिया। वो बच्चा मतलब रोने लगा, उसके फादर को बहुत गुस्सा आया, है ना। उसने उठा और उसको दो तमाचे मारे। दो तमाचे मारने के बाद में क्या हुआ पता है, वो माफी मांगने लगा, वो बोले सर गलती हो गई, ऐसा बच्चा चुपचाप चला ही गया वहां से वो। तो कुछ लोग क्या है ऐसा भी मतलब नाटक भी करते हैं, ड्रामा भी करते हैं, है ना। तो ऐसा है। खैर ये चीजों को तो साइंस बीमारी मानता है। कोई व्यक्ति यदि कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, कोई व्यक्ति कह रहा है कि मुझे कुछ दिख रहा है, तो मेडिकल साइंस इसको डिजीज मानता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की श्रेणी में रखता है। क्योंकि वो चीज यदि आपको ही दिख रही है तो मतलब वो आपके माइंड के इल्यूजन्स है, और किसी को तो कुछ नहीं दिख रहा। आपको कोई आवाज सुनाई आ रही है। अभी मैंने एक लेडी पेशेंट देखी थी, तो उसने कई जगह ट्रीटमेंट भी कराया है। तो साइकोलॉजिकल जो डिजीज होती है वो आसानी से उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल होता है। उसको आवाजें सुनाई देती हैं और वो उसी को सुनाई देती है, हालांकि वो इतना समझती है कि ये मुझे ही सुनाई दे रही, तो वो ज्यादा कभी बोलती नहीं है, लेकिन वो बताती है कि भाई ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये उसका मतलब मेंटल डिसऑर्डर है। तो एक्चुअली वो उसके नीचे रहने से उसको हुआ है, टावर के नीचे वो रहता है ना, इंस्ट्रक्शंस की भाई आप जहां पर भी हाइपरटेंशन लाइन है, टावर है, इस टाइप की चीजें, वहां आपको ज्यादा नहीं रहना चाहिए। तो वो उसके घर के पास में टावर और हाइपरटेंशन लाइन भी गई हुई है और पूरा तार का जंजाल बिछा हुआ है। तो मैंने उसको कहा कि आप जहाँ रहती हो वो लोकेशन को सबसे पहले चेंज करो, है ना, क्योंकि वो जो वाइब्स होते हैं ना, उसकी वेव्स, तो उससे भी मतलब हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज होता है। तो अब उसकी प्रॉब्लम तो खैर कोई सॉल्व कर नहीं पा रहा है ना। दवाइयां दी जाती है उसको सोने के लिए, नींद की गोलियां, नहीं तो वो सो नहीं पाती, या कभी कभी आवाज सुनना, आवाजें आने लगती है तो, है ना।
हालांकि वो आवाज बहुत ज्यादा मतलब स्कैरी नहीं होती, लेकिन आवाज आती है उसको, जैसे कोई गाना बज रहा है, मतलब क्या अब ये सब बीमारियां ऐसी है कि ये भी नहीं पता किया जा सकता कि वो झूठ बोल रही है या सच बोल रही है ना। लेकिन सामान्यतः कोई व्यक्ति यदि परेशान है और वो उस चीज से कुछ पैसा कमाने का प्रयास ना कर रहा हो, तो ऐसा माना जा सकता है कि वो सही कह रहा है ना। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई मुझे, मैं आपका भविष्य बता सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं तो ये सब चीजें साइंस उतनी नहीं मानता है ना। तो अल्जाइमर डिजीज न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से होने वाला डिजीज है, जिसमें व्यक्ति की मेमोरी कमजोर हो जाती है, भूलने लगता है, ठीक है, और उसका पर्सनालिटी और मूड बहुत ज्यादा स्विंग करता है, ठीक है, वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी हो सकता है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इसमें देखी जाती है। अब ये जो अल्जाइमर डिजीज है, इसका पेशेंट देखो इस टाइप से दिखता है, उदास रहता है थोड़ा सा, ठीक है। और ये जो डिजीज थी, वो जिस साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया था, उसी के नाम के आधार पे इस डिजीज का नामकरण कर दिया गया था। अल्जाइमर डिजीज इज अ क्रॉनिक इरिवर्सिबल डिजीज, और ये ब्रेन सेल को इफेक्ट करता है, और ब्रेन सेल को, न्यूरॉन सेल को डैमेज करता है, जिसकी वजह से मेमोरी लॉस हो जाता है। और ये इरिवर्सिबल डिजीज है, आपको पता होगा न्यूरॉन्स में डिवीजन नहीं होता है, तो न्यूरॉन का जो डैमेज है वो परमानेंट होता है, क्योंकि न्यूरॉन सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, और न्यूक्लियस में उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, तो उसकी वो ना होने की वजह से उसमें डिवीजन और ये सारा प्रोसेस नहीं होता है। तो जो ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां हैं वो इरिवर्सिबल होती हैं, उनको मतलब वापस उसी कंडीशन में लाना ब्रेन को बहुत मुश्किल होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अल्जाइमर डिजीज में क्या है, ब्रेन श्रिंक होने लगता है। ये देखिए, ये जो स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल। यस सर। हाँ, यस सर। ये नॉर्मल ब्रेन है, सर। और ये अल्जाइमर डिजीज जिस ब्रेन को हो चुकी है, तो वो ब्रेन सिकुड़ने लगता है, उसका साइज छोटा हो जाता है। तो ब्रेन के सिकुड़ने की वजह से ब्रेन कमजोर पड़ जाता है, तो सोचने समझने, डिसीजन मेकिंग स्किल्स और रिकॉलिंग पावर, ये सब कमजोर पड़ जाती है। इसका कॉस्ट तो अभी तक अननोन है ना, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि भाई बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहने से, बहुत ज्यादा सोचने से, है ना, और आपका लंबे समय तक तनावग्रस्त यदि कोई रहता है, तो उसके ब्रेन श्रिंक होने लगता है, तो जिसकी वजह से ब्रेन कमजोर पड़ जाता है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम में काम करते हैं, एसिटाइल कोलिन और सोमेटोस्टेटिन सब्सटेंस पी, सॉरी, ये न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बीमारी होती है ना, एसिटाइल कोलिन, सोमेटोस्टेटिन सब्सटेंस पी और नॉरफिनेफ्रिन, ठीक है। ये जो फैक्टर्स हैं, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को बढ़ाते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होते हैं, जो कि नर्व सेल के डैमेज की वजह से होते हैं। और नर्व सेल की हेल्थ के लिए क्या जरूरी है, न्यूरो, क्योंकि वही तो ट्रांसपोर्टेशन करेगा इंफॉर्मेशन का। इन्वायरमेंटल फैक्टर, इसमें आता है आपका, कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं जो कि नर्वस सिस्टम, जैसे आपका पोलियो, है ना। पोलियो जो वायरस है वो कहाँ पर अटैक करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे, ठीक है। तो कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं, सिगरेट स्मोकिंग हो सकती है। स्मोकिंग से भी समय के साथ ब्रेन धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। शुरू में तो ब्रेन काफी स्टिमुलेट होता है ना। सिगरेट पीने से व्यक्ति को नींद नहीं आती, पढ़ाई कर रहा है, सिगरेट पी लेगा, नींद नहीं आएगी, तो वो सोचता है चलो सिगरेट पी लेता हूँ, रात भर पढ़ाई करूंगा, करता भी है। लेकिन आगे चल के फिर स्टिमुलेशन जब बहुत बढ़ जाता है, तो एक लेवल पे स्टिमुलेशन फिर डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है ना। आपने किसी चीज को, जैसे लकड़ी को मोड़ा, तो उस पर एक प्रेशर डेवलप होगा, और उस प्रेशर से वो कुछ काम कर सकती है वो। जैसे आपने धनुष धनुष चलाया होगा बचपन में, कभी आप उसकी खींचते हो, उसकी जो वायर होती है, और उसमें एक लकड़ी फंसाते हो, तो उसमें एक प्रेशर डेवलप होता है। लेकिन उसका आप बहुत ज्यादा खींचोगे तो क्या होगा, धनुष टूट जाएगा आपका। वैसे ही सिगरेट के साथ होता है, सिगरेट ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, लेकिन एक लेवल के बाद वो स्टिमुलेशन इतना बढ़ जाता है कि वो अपने आप ही डिप्रेशन में बदल जाता है, और फिर व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है।
तो जितने भी चैन स्मोकर्स हैं ये एक लेवल के बाद डिप्रेशन के पेशेंट्स हो जाते हैं, है ना। तो स्मोकिंग को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। और किसी भी प्रकार का कोई भी नशा हो वो ब्रेन को कमजोर बनाता है। कोई व्यक्ति यदि बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग करने लगे तो देखना उसका लॉस ऑफ मेमोरी शुरू हो जाएगी, है ना, उसका ब्रेन कमजोर हो जाएगा। आप देखना कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से यदि नशा कर रहा है ना, तो उसकी मेमोरी कमजोर रहेगी, है ना। और कुछ लोग तो नशा करते ही इसलिए क्योंकि वो मेमोरी को इरेज करना चाहते हैं। किसी का कहीं कोई ब्रेकअप हो गया, कहीं किसी को कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, किसी बात को बहुत ज्यादा सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, उसको रात में नींद नहीं आ रही है, तो फिर वो किसी भी कोई नशा करेगा और वो सोने की कोशिश करेगा। क्योंकि नशा क्या करता है, मेमोरी को इरेज कर देता है। मेमोरी इरेज हो जाएगी तो व्यक्ति को रिलीफ मिल जाएगा, इसलिए वो नशा करना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा कई लोग स्ट्रेस में जाते हैं तो फिर वो बॉटल का सहारा लेने लगते हैं। तो उसका रीजन यही है कि वो मेमोरी को इरेज करना चाहते हैं, वॉश करना चाहते हैं, क्योंकि वो चीजें उनके माइंड में आ रही हैं। पर नशा करने से वो आना, पास्ट मेमोरीज आना कम हो जाता है और वो सो जाते हैं कभी कभी नशा करते करते ही। तो इसीलिए नशा क्या है, मेमोरी को आपकी इरेज करता है और आपकी ब्रेन की पावर को कम करेगा। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है न्यूरॉन, और न्यूरॉन के बीच में यहाँ पर ये ब्लॉकेज आ गया है। ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर कंडक्शन प्रॉपर हो नहीं पाता। ये जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ये और ये आपके न्यूरॉन सेल्स हैं। न्यूरॉन सेल्स का बॉडी में नेटवर्क होता है और यही जो भी इंफॉर्मेशन उसको ट्रांसफर करते हैं। लेकिन इसमें ब्लॉकेज आने की वजह से इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो जिस वजह से नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर हो जाते हैं। हेड इंजरी की वजह से हो सकता है ना। क्रॉनिक हाई बीपी की वजह से हो सकता है। हाई बीपी में क्या होता है, ब्लड प्रेशर काफी बढ़ने की वजह से बॉडी में ओवरऑल प्रेशर बढ़ जाएगा। मतलब आई से रिलेटेड ग्लूकोमा एक प्रॉब्लम होती है, वो भी यदि लंबे समय तक पेशेंट को बीपी है, हाई बीपी, तो उससे हो जाती है। क्योंकि प्रेशर 40 mmHg से ज्यादा बढ़ जाता है आईज में, है ना। जो ह्यूमरल फ्लूइड होता है आईज में, जो आई के शेप एंड साइज को बना के रखता है, उस फ्लूइड के प्रेशर बढ़ने की वजह से ग्लूकोमा होता है। और वो हाई बीपी यदि लंबे समय तक बना रहे तो इससे ये प्रॉब्लम आती है। कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम होती है जो कि फैमिली हिस्ट्री की वजह से होती है ना। जैसे जो पार्किंसंस है, यदि वो आपकी फैमिली में पहले किसी को रहा है तो आपको वो हेरिडिटी की वजह से भी हो सकता है। तो उसमें आपकी कोई कोई फॉल्ट नहीं है आपका उसमें, है ना। जैसे एलोपेसिया की प्रॉब्लम होती है, गंजापन, बाल झड़ना, यदि आपकी पीढ़ी में है तो फिर वो आपको भी हो सकता है। फिर आप कितने ही शैम्पू कुछ भी इस्तेमाल करो, वो आसानी से ट्रीट नहीं होता। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। इसमें प्लेग का फॉर्मेशन हो जाता है, अभी आपको मैंने इमेज में दिखाया, जिससे ब्लॉकेज आ जाता है, ये प्लेग जो मैंने आपको भी दिखाया। ठीक है। तो ये प्लेग के फॉर्मेशन की वजह से जो नर्वस सिस्टम है उसमें कंडक्शन ब्लॉक हो जाता है और इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर नहीं हो पाता। तो जो मूवमेंट्स है बॉडी के उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। उसके लिए हमने देखा पार्किंसंस, और दूसरा हमने देखा अल्जाइमर, लॉस ऑफ मेमोरी। ये यहाँ पे ये प्लेग देख सकते हो इस इमेज में, ये नॉर्मल नॉर्मल इमेज है। और ये अल्जाइमर के केस में ये देखो एम्लॉइड प्लेग का फॉर्मेशन हो गया है। ये देखो काला धब्बा जो दिख रहा है आपको, ठीक है, इसी की वजह से अल्जाइमर होता है। नाउ वी टॉक अबाउट द साइंस, मेमोरी लॉस, डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग फैमिलियर टास्क, प्रॉब्लम विथ लैंग्वेज, मतलब व्यक्ति बोल नहीं पाता सही से, और डिसोरिएंटेशन टू टाइम एंड प्लेस, उसको पता नहीं कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं किस जगह पर हूँ, वो भूल जाता है। घर से निकलता तो है लेकिन ये भूल जाता है कि मैं निकला क्यों हूँ। ठीक है। फिर वो देखता है यार मेरे हाथ में क्या झोला है, तो क्या मैं शायद कुछ खरीदने निकला था, तो मैं क्या खरीदने निकला था। ऐसी ऐसी घटनाएं उसके साथ घटती है। ठीक है। उसका जजमेंट लेने की पावर खत्म हो जाती है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स खत्म हो जाती है ना। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, और ये सारी चीजें आती है। उसका मूड बिहेवियर बहुत जल्दी चेंज होता है। ठीक है। और उसकी पर्सनालिटी में चेंजेस आ जाते हैं। और लॉस ऑफ
इनिशिएटिव्स, मतलब वो इनिशिएटिव्स नहीं ले पाता। जैसे एक युवा कितना इंथुजियाज्म से भरा होता है कि ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वो चीजें आपको इन पेशेंट्स में नहीं मिलेगी। अब हम देखते हैं हेडेक क्या होता है। हेडेक मतलब होता है सरदर्द। इससे कभी ना कभी आप लोग का पाला जरूर पड़ा होगा। ठीक है, हेडेक तो हमें होता रहता है, लेकिन हेडेक और माइग्रेन में डिफरेंस होता है। माइग्रेन एक डिजीज है, और हेडेक के छोटे मोटे कारण होते हैं जिसकी वजह से टेम्पररी हेडेक होता है और अपने आप ही ठीक हो जाता है। अमॉन्ग ऑल द रीजंस, हेडेक इज मोर कॉमन, है ना। मतलब हेडेक हुआ, कभी नोजिया की फीलिंग हुआ, फीवर आना, ये सब बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है, जिसके पास आप डॉक्टर के पास जैसे जाते हो तो डॉक्टर भी कहता है ठीक है, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा, आपको दवाइयां दे देता है। तो ये सब है ना, बीमारियों की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन हाँ, हेडेक लंबे समय तक बना रहे और पर्टिकुलर किसी टाइम पे हो और उसका पेन बहुत ज्यादा इंटेंस हो, ठीक है, तो फिर वो माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम डॉक्टर के पास कंसल्ट करते हैं। आपको मैंने बताया था, एक अक्यूट प्रॉब्लम होती है, एक क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अक्यूट वो जो अभी अभी शुरू हुई है। जैसे आपने बहुत ज्यादा आज वीडियो गेम खेला, तो आपने कंटिन्यूअसली स्क्रीन को देखा, तो आपको हेडेक हो रहा है। कुछ नहीं कीजिए, आप आंखें बंद करके लेट जाइए, रिलैक्स हो जाइए, एक नींद पूरी कर लो, तो आपका हेडेक ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्यूट नेचर का हुआ। अब क्रॉनिक हेडेक क्या होता है भाई? 2 साल से दर्द हो रहा है, 2 साल से दर्द हो रहा है, टीवी देखो तो भी, नहीं देखो तो भी अपने आप ही दर्द हो रहा है, आपको कारण ही समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर वो आपको माइग्रेन के सिम्टम्स हैं ये सारे। फिर इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। इसमें क्या है, रीअकरिंग हेडेक होता है, एपिसोडिक होता है। पर्टिकुलर किसी डे या नाइट टाइम में आपको हेडेक, हर बार हेडेक फील होगा। तो ये सब माइग्रेन्स के लक्षण हैं, जिसके लिए डॉक्टर की कंसल्टेंसी बहुत जरूरी है। और माइग्रेन में हमेशा आधे सिर का दर्द होता है। मतलब पूरा सर दर्द नहीं होगा, या तो लेफ्ट साइड से होगा या तो राइट साइड से होगा। और लेफ्ट और राइट में भी पर्टिकुलर किसी एरिया में आपको पेन का एहसास होगा। तो ये माइग्रेन के इनिशियल सिम्टम्स हैं। तो सामान्यतः हम जब भी कभी बीमार पड़ते हैं या हमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। ठीक है, जिनमें थोड़ी भी अवेयरनेस है वो सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करते हैं और अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, है ना। जब भी जैसे सर दर्द होगा, तो सामान्यतः व्यक्ति सोचता है कि यार आंखों की वजह से हो रहा है, तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाता है, ईएनटी को दिखाता है, जनरल फिजिशियन को, है ना। सबको दिखाता है और सोचता है कि भाई मेरा सर दर्द ठीक हो जाए। इवन साइकेट्रिस्ट को भी दिखा सकता है, न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखा सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि भाई कब से सर दर्द हो रहा है। बहुत लंबे समय तक हो रहा है, तो फिर व्यक्ति न्यूरोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट को भी दिखाता है कि भाई मेरे हेडेक का कारण क्या है। और हेडेक एक ऐसी प्रॉब्लम है कि व्यक्ति का किसी भी काम में फिर मन नहीं लगता जब उसको सर दर्द होता है, तो क्योंकि ब्रेन ही तो है हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट काम, इम्पोर्टेंट काम करने वाला ऑर्गन। क्योंकि सारा इंस्ट्रक्शन, सारा कोऑर्डिनेशन ब्रेन ही तो करता है ना। हो सकता है कि किसी की व्यक्ति का एक हाथ काम ना करे तो भी वो काफी कुछ कर सकता है, लेकिन ब्रेन यदि काम ना करे, तो ब्रेन में कोई डिस्फंक्शन हो जाए तो फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए कहते हैं गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रेन में यदि कहीं चोट आई, तो हो सकता है कि आपकी बॉडी का कोई स्पेसिफिक एरिया काम करना बंद कर दे। ठीक है, लोगों को सर में चोट लगती है और उनके आई आई साइट विजन चला जाता है उनका, है ना। सर में चोट लगती है, कॉमा में पहुंच जाते हैं। सर में चोट लगती है, मेमोरी लॉस हो जाता है। पूरा कंप्यूटर, जैसे आप वायरस ने अटैक किया तो कंप्यूटर की मेमोरी खाली हो गई, पूरी फोटोज, आपका पूरा डेटा चला गया। तो वैसे ही माइ ब्रेन से पूरा डेटा चला जाता है इंजुरी की वजह से, कुछ याद नहीं रहता फिर, है ना। और ब्रेन सेल का जो डैमेज है उसकी रिकवरी भी नहीं होती है। तो हमारे ब्रेन को हमें प्रोटेक्ट करके रखना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी क्या होता है, ब्रेन में जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई कर रही है, ब्रेन सेल को जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो भी प्रॉपर ना मिले, जिस वजह से ब्रेन ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है। मेनिंजाइटिस, है ना, मेनिंजाइटिस एक प्रॉब्लम होती है जिसमें ब्रेन में इंफेक्शन हो जाता है। ठीक है, मेनिंजस जो लेयर होती है उसमें इंफेक्शन की वजह से व्यक्ति को पेन फील होता है और उसकी वजह से हेडेक होता है। और ये लंबे समय तक यदि हेडेक बना रहता है तो माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि
प्रेशर बॉडी में बढ़ा रहेगा तो ग्लूकोमा कॉज हो सकता है ना। नॉर्मल हेडेक के क्या रीजन हो सकते हैं? लंबे समय तक टीवी देखना, लेटकर मोबाइल चलाना, ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पे कंटिन्यूअसली देखना, तो ये सारी चीजों से होता है। और कभी कभी क्या है, जो ईएनटी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ईएनटी का फुल फॉर्म होता है ईयर नोज थ्रोट्स, है ना, गला और आपकी आंखें और ईयर, इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो ईएनटी में आती है। तो जैसे साइनसाइटिस हुआ, तो इसमें क्या है, लंबे समय तक व्यक्ति छींकता खांसता है तो उससे भी उसको सर दर्द होने लगता है। या व्यक्ति को बहुत ज्यादा फीवर आ जाए, मतलब 102 फ़ारेनहाइट से ऊपर जब फीवर चला जाता है, गुड मॉर्निंग, तो उसको, और या तो नेजल कंजेशन की वजह से उसको हेडेक होने लगता है। ये देखिए यहाँ ये लोकेशन दिखाई गई है कि कहाँ कहाँ हेडेक हो सकता है। ये देखिए रेड स्पॉट आप देख सकते हो, ठीक है, फॉरहेड पे, और ये आईज में, लेफ्ट या राइट आईज में, ठीक है। तो ये जो है साइन, यदि इस टाइप का आपको पेन हो रहा है तो ये साइनस का पेन है, ठीक है। ये इस टाइप का पेन यदि आपको हो रहा है, ये रेड आप देख पा रहे हैं, तो ये साइनस का पेन है। ये जो पेन हो रहा है सामने से, आपका सिर दर्द हो रहा है फॉरहेड से, जहां पर आप लोग टीका लगाते हैं ना, और फीमेल बिंदी लगाती है, ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये टेंशन की वजह से इसमें पेन होता है। अब ये देखो, माइग्रेन का पेन इस टाइप का होता है, आधे सिर का दर्द, ठीक है। ये वाली इमेज में आप देख सकते हो माइग्रेन का आधे सिर का दर्द। और ये आपका होता है क्लस्टर पेन, मतलब केवल एक आंख में आपको पेन हो रहा है, आइदर लेफ्ट और राइट साइड, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो। अब ये माइग्रेन का पेन किसको ज्यादा होता है ना, आफ्टर पुबर्टी, ये मेल के कंपैरिजन में फीमेल को थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। और बढ़ती एज के साथ माइग्रेन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। छोटे बच्चों को माइग्रेन नहीं होता, वो सोचते नहीं ज्यादा, टेंशन नहीं लेते हैं, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं, तो सारे उनके इंपॉर्टेंट डिसीजन पेरेंट्स को लेने पड़ते हैं। तो उनको ज्यादा स्ट्रेस टेंशन नहीं रहता है किसी चीज का। लेकिन जब जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, तो फिर स्ट्रेस का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को यदि आप मैनेज कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो फिर स्ट्रेस आएगा। माइग्रेन के अटैक्स आते हैं, और ये अटैक थोड़े से लॉन्ग लास्टिंग भी कर सकते हैं, 15 मिनट 20 मिनट, है ना, या इससे भी ज्यादा, घंटों तक, और फिर अपने आप ही पेट चला जाता है। लेकिन इसके जो अटैक्स आते हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं, उसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द होता है सर में। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो माइग्रेन को ट्रिगर करती हैं। माइग्रेन को क्या ट्रिगर करेगा, आप लोग भी ध्यान से सुनिए, फार्माकोथेरापेटिक्स का ही पार्ट है, ठीक है। अ, कुछ चीजें ऐसी है जो हेडेक को प्रमोट करती है, जैसे मेंस्ट्रुएशन। फीमेल में जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स चलते हैं, जब वो उनको थोड़ा सा हेडेक फील होता है, तो वो मेंस्ट्रुएशन की वजह से होता है, क्योंकि उसमें हॉर्मोन्स का फ्लक्चुएशन आता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स यदि वो लंबे समय तक यूज करेंगी, है ना, फैमिली प्लानिंग के लिए जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक्स आती है, जैसे मालाडी, है ना, फीमेल से ड्रग फीमेल इन ड्रग को इसलिए लेती है ताकि वो कंसीव ना करें, है ना, यदि कोई बेबी प्लान कर रहा है तो इनके लंबे समय से यूज करने से भी हेडेक होता है। दूसरा, डाइटरी अल्कोहल, है ना, अल्कोहल आप बहुत ज्यादा यदि दारू पियेंगे तो आपको हेडेक हो सकता है, या दारू उतरने के बाद में आपको हेडेक हो सकता है, ठीक है। तो अल्कोहल कंजप्शन भी हेडेक को बढ़ाता है। और यदि आपने खाना नहीं खाया, है ना, तो खाना न खाने की वजह से भी आपको हेडेक हो सकता है। आप यदि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, किसी भी स्क्रीन को आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक बिना पलक झपकाए देखते हो, एक टकटकी लगा के, आप जैसे कुछ देख रहे हो तो एक टकटकी लगा के नहीं देखना चाहिए, थोड़ा सा आईज को ऐसे ऐसे कर लेना चाहिए, इधर उधर घूम देख लेना चाहिए, दूर की चीजों को भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए। व्यक्ति लंबे समय तक एक ही पास की चीज को यदि देखेगा तो उस वजह से भी उसको हेडेक होने लगता है। तो कभी भी आप 20 सेकंड 20 सेकंड से ज्यादा एक चीज को घूर के ना देखें, थोड़ा सा अपनी पलकों को झपकाएं और इधर उधर देख लें, तो इससे आपकी आंखें स्वस्थ रहेगी।
प्रॉपर आपको स्लीप लेना बहुत जरूरी है। और यदि आप बहुत ज्यादा सो जाते हैं, है ना, एक्सेसिव स्लीप और लैक ऑफ स्लीप, ये दोनों कंडीशन हेडेक कॉज करती हैं। आपका जैसे कोई फिजिकल एक्सर्शन का आपने काम कर लिया तो उस केस में भी आपको हेडेक होने लगेगा, और फटीग आप फील करोगे, थकावट फील फील करोगे। और कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जैसे नाइट्रोग्लिसिन और एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के जो ड्रग्स होते हैं ये भी, इनकी वजह से भी हेडेक कॉज होता है। तो बहुत से ऐसे ड्रग्स हैं जिनका कॉमन साइड इफेक्ट है हेडेक। ये है, देखो मैं आपको जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट बता रहा था, है ना, साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, जहां पर दो न्यूरॉन आपस में कनेक्ट होते हैं। ये देखिए, एक न्यूरॉन का हेड दूसरे न्यूरॉन के टेल से यहाँ कनेक्टेड है, और यहाँ पर जब वेसिकल्स रैप्चर होंगे तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, और यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन होगा वो न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से होता है। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं एपिलेप्सी क्या होता है। एपिलेप्सी में क्या होता है, सीजर्स आते हैं, ये सीजर डिसऑर्डर है, ठीक है, दौरा आता है पेशेंट को, और एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर होने लगता है। कुछ बीमारी ऐसी है जो न्यूरोट्रांसमीटर की कमी की वजह से होगी, कुछ बीमारी ऐसी है जो न्यूरोट्रांसमीटर के ओवर प्रोडक्शन की वजह से होगी। तो जो एपिलेप्सी है, मिर्गी है, जिसको हम फीट की बीमारी भी कहते हैं, फीट, है ना, तो इसमें व्यक्ति को दौरा आता है और कभी भी आ सकता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर की एक्सेस फायरिंग होने लगती है, एक्सेस प्रोडक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से एपिलेप्सी हो जाती है, ठीक है। अब ये देखो, ब्रेन के इस पर्टिकुलर हिस्से में सडन एक्साइटेटरी जो न्यूरॉन्स है जो आपको एक्साइटेड करेंगे, है ना, एक्साइटेड, जैसे आपकी बॉडी में जो मूवमेंट आ रहे हैं वो एक्साइटेशन की वजह से आते हैं, है ना। आप एक्साइटेड होंगे तो आपकी बॉडी ज्यादा मूव करेगी, और आप यदि रिलैक्स होगे तो आपकी बॉडी भी नॉर्मल रहेगी। तो यदि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा रिलीज होंगे, ज्यादा फायरिंग होगी इनकी, तो आपकी बॉडी में अनावश्यक मूवमेंट होने लगेंगे, है ना, आपकी बॉडी आपके आउट ऑफ कंट्रोल मूव करने लगेगी। तो यही होता है एपिलेप्सी में। अब यहाँ देखो आप, जैसे इसमें बॉडी में जर्किंग होने लगती है, ठीक है, और इसमें मेनिया मतलब फीवर होने लगता है व्यक्ति को। मेनिया मतलब फियर, सॉरी फीवर निकल गया मुंह से, फियर मतलब होता है डर। तो व्यक्ति को अनावश्यक रूप से डर लगने लगेगा, जबकि कोई रीजन ही नहीं, फिर भी वो डरेगा, अरे मेरे को कोई मारना चाहता है, मुझे कोई मारना चाहता है, तो वो डरेगा और फिर घबरा जाएगा वो, है ना। तो ये सब इसमें एपिलेप्सी में होता है। अब ये ब्रेन के क्या है, जिस जिस भी एरिया में होती है उससे रिलेटेड जो ऑर्गन जिसकी वो ऑपरेटिंग कर रहा है उस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है ना। आपने कभी कोई मिर्गी का पेशेंट देखा होगा, उसको दौरे आते हैं, तो क्या करता है वो, किस टाइप से आते हैं मिर्गी के दौरे, कोई बताएगा। हाँ, कपकपाने लगता है, बेहोश हो जाता है, आंखें घूम जाती है ना। हाँ, मुंह से फेस भी निकल जाता है, ठीक है। कभी कभी यूरिनेशन भी हो जाता है, बाथरूम कर देगा, लेटरिन कर देगा उसी वक्त, दौरे के दौरान 1 मिनट में सब काम हो जाएगा उसका, है ना। और दूसरी चीज, बॉडी का कोई पर्टिकुलर जो पार्ट है वो मूव करना शुरू कर देगा। यदि उसका हाथ हिल रहा है तो हाथ ऐसे हिलते ही रहेगा, ऊपर नीचे होते रहेगा। वो बोलेगा भैया गमछे से बांधो, पकड़ो इसको, ये हिल रहा है फिर भी वो हाथ हाथ हिलते ही रहता है वो, है ना। तो ये सब ऐसे, हम लोग इसको थोड़ा सा हंस रहे हैं, लेकिन ये एक डिजीज कंडीशन है, लेकिन ऐसा होता है ना। साधारण बीमारी है इसमें नहीं, इपिलेप्सी तो इसका ट्रीटमेंट उतनी आसानी से हो नहीं पाता है, और दवाइयों से इसको मैनेज किया जाता है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो बीमारियां होती है ना वो आसानी से ठीक नहीं होती, क्योंकि न्यूरॉन में क्या है, मतलब रीजनरेशन की पावर नहीं होती है। मतलब वो एक बार डैमेज हो गए तो हो गए डैमेज, है ना। अब न्यूरोट्रांसमीटर यदि बन नहीं रहा बॉडी में तो आप बाहर से कब तक दोगे, है ना। यदि आज मैं आपको सेरोटोनिन दूं और आप अच्छा फील करो, तो मैं आपको अब अच्छा फील कराने के लिए हमेशा ही सेरोटोनिन का दवाई दूं क्या, इंजेक्शन लगाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए ये बीमारियों में प्रॉब्लम आती है। अब इपिलेप्सी के पेशेंट कई साल तक दवाइयां खाते हैं, है ना। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। कंट्रोल कहाँ से करते हैं, पेशेंट को कब दौरा आ जाए कोई भरोसा नहीं उसका। हाँ, तो ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो एबनॉर्मल हो जाती है, सीजर्स आने लगते हैं, बिहेवियर चेंज हो जाता है,
ये सारी प्रॉब्लम पे पेशेंट की अवेयरनेस कम हो जाती है ना, और ये मेल फीमेल किसी को भी हो सकता है। और ट्रीटमेंट विद मेडिकेशन और समटाइम सर्जरी कैन कंट्रोल द सीजर फॉर मेजोरिटी ऑफ पीपल विद एपिलेप्सी। मेडिकेशन से यदि कंट्रोल नहीं होता है तो फिर सर्जरी लास्ट ऑप्शन रहता है। अब इसके कॉजेस क्या है? ब्रेन डैमेज की वजह से भी हो जाती है ना, एक्सेस अल्कोहल कंजप्शन, यदि बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर है तो कोई इन्फेक्शन हो जाए नर्वस सिस्टम में, तो ये इसके डिफरेंट रीजंस हैं। ठीक है, इसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है ना, और मसल्स वीकनेस हो जाती है, और मसल्स में अनवांटेड जर्किंग और कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। ये सीजर्स के टाइप है। ठीक है, अभी आगे आएंगे। ये एक होता है आपका जनरलाइज्ड सीजर, एक होता है फोकल सीजर। जनरलाइज सीजर क्या है? इट अफेक्ट द ऑल पार्ट ऑफ द ब्रेन इज अफेक्टेड, द पर्सन इज अनकॉन्शियस। जब जनरलाइज्ड सीजर आता है तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, और जब फोकल सीजर आता है तो इसमें क्या होता है, ब्रेन के कोई पर्टिकुलर पार्ट में ही फायरिंग बढ़ती है। ठीक है, तो इसमें पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं होता। देखो, मिर्गी में दो टाइप के दौरे आते हैं। एक वो दौरा जिसमें पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा और उसको कुछ नहीं पता रहेगा कि 2 मिनट में क्या हुआ, है ना। और एक वो है जिसमें उसको पता है कि भाई मेरी बॉडी का कोई पार्ट मूव कर रहा है ना। तो इस टाइप के मतलब दो टाइप के दौरे आते हैं। हाँ, तो ये इसके जनरलाइज सीजर के टाइप्स हैं। ठीक है, इसमें टॉनिक सीजर, इसमें क्या है, मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है। और एक होता है एटॉनिक सीजर, कॉज लॉस ऑफ मसल्स कंट्रोल एंड कैन मेक यू फॉल डाउन, जिसमें पेशेंट सडनली गिर जाता है। क्लॉनिक सीजर होता है, इट कॉजेज रिपील्ड एंड जर्की मसल्स मूवमेंट ऑफ फेस, नेक एंड आर्म। मायोक्लॉनिक सीजर कॉज स्पॉन्टेनियस क्विक स्विचिंग ऑफ द आर्म एंड लेग। मैंने आपको बताया ना, हाथ या पैर आपका अनकंट्रोल्ड मूवमेंट कर रहा है। और सबसे ज्यादा जो डेंजरस होता है वो होता है टॉनिक क्लॉनिक सीजर। इसको क्या बोलते हैं हम? ग्रांड माल सीजर्स, या इसको ग्रांड माल एपिलेप्सी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, पेशेंट की बॉडी में इतना ज्यादा जर्क होता है और उसका यूरिनरी ब्लैडर पे से कंट्रोल चला जाता है, और उसके जो एनस के मसल्स होते हैं वहां से कंट्रोल चला जाता है। तो इसमें पेशेंट को क्या है, स्टूल पास हो जाता है, ठीक है, अनकॉन्शियसली, और उसका यूरिन पास हो जाता है। तो ये वाला जो मिर्गी का दौरे का टाइप है, ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। तो इसमें पेशेंट आपका मतलब बॉडी भी मूव करेगी, है ना, और फेस फेस आना, मतलब ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होता है एपिलेप्सी का। इसमें सारी चीजें एक साथ हो जाती है। अब इसके डायग्नोसिस के लिए ब्रेन का, ठीक कैसे होता है? फिर थोड़ी देर फिर उसको उल्टा करके रख देता हूँ, ठीक होता हाँ, ये सोसाइटी में मिथ है कि आप पेशेंट को कहीं जूता सुंघा रहे हो तो प्याज सुंघा रहे हो, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, आपको ट्रीटमेंट प्रॉपर इसका कराना बहुत जरूरी है। चंद्रशेखर, समझ में आ रहा है? हेलो, है। यस सर, है यस ना। सर, यस मिर्गी, सर। हाँ देखा देखा है आपने कोई सर। पेशेंट मिर्गी का? हाँ देखा है, देखा है सर, देखा है ना। देखा है। अब इसकी डायग्नोसिस के लिए ब्लड टेस्ट करवाएंगे, ईईजी कराएंगे। ईईजी में क्या है, ब्रेन रिलेटेड जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको चेक करते हैं। ठीक ईसीजी है, ऑफ ब्रेन। इमेजिंग टेक्निक्स होती हैं, है ना, हाँ हाँ। मतलब एमआरआई सिटी स्कैन जैसा। यस सर। और ये इसके डायग्नोसिस के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, ये एपिलेप्सी का थोड़ा इंट्रोडक्शन है ना, ये आप पढ़ेंगे, इसमें आप देख लीजिएगा। ये देखिए ब्रेन का, इस इमेज को आप ध्यान से देखिए। हमारा ब्रेन जो है वो हमारी पूरी बॉडी को ऑपरेट करता है। जैसे मोटल एरिया है ना, मोटर एरिया क्या करेगा, हमारे वॉलेंटरी मसल्स को कंट्रोल करेगा। ठीक है, ये यहाँ पर होता है मोटर एरिया। ठीक है, यहाँ से हमारा काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस निकल के आता है। काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस क्या होता है, हमारे मसल्स का हमारे ब्रेन से कोऑर्डिनेशन कैसा है। ये यदि सही रहेगा तो हमारे बॉडी के मूवमेंट्स अच्छे होंगे, है ना। अब जैसे सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा क्रिकेट खेल पा रहा है, तो उसमें काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस अच्छा होगा, मतलब उसके ब्रेन का जो ये वाला हिस्सा है वो बहुत बढ़िया काम करता है, जिससे उसकी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन शानदार है। तभी तो वो टाइमिंग के साथ मतलब बॉल को प्लेस कर पाता है ना। तो टाइमिंग यहीं से आपकी निकल के आती है। आपका ये सेंसरी एरिया है, जहां पर से आपका टेम्परेचर फील करते हो आप, है ना, प्रेशर फील करते हो, पेन फील करते हो, तो ये ब्रेन का ये वाला हिस्सा है। फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब से क्या है, मूवमेंट्स निकल के आते हैं बॉडी के। ठीक है,
फ्रंटल लोब जो होता है वो ये रेड वाला एरिया है, देख पा रहे हो चंद्रशेखर? यस सर। ये जो सामने एरिया दिख रहा है, दिस इज फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन, है ना। और यस ये सर। इंसान का सबसे ज्यादा विकसित होता है, इसलिए इंसान इंसान होता है और जानवर जानवर होता है, क्योंकि जानवरों का ये हिस्सा विकसित नहीं होता, ये वाला। ठीक है। तो फ्रंटल एरिया से इंसान में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आती है, थिंकिंग आती है, एक बिहेवियर, पर्सनालिटी जैसी चीजें डेवलप होती हैं इंसान में। ठीक है। और ये है आपका नेक्स्ट टेम्पोरल एरिया, जहां पर जो कुछ हम सुनते हैं ना उसकी प्रोसेसिंग होती है। ठीक है। तो ये तो एनिमल्स में भी होता है, सब में होता है, सुनने की एबिलिटी। और ब्रेन स्टेम, यहाँ से हमारी कॉन्शियसनेस आती है, ब्रीदिंग, हार्ट रेट कंट्रोल होता है ना। मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये सब आपने पढ़ा होगा। पैराइटल लोब, पैराइटल लोब ये वाला है, ब्लू वाला। ठीक है। यहाँ से लैंग्वेज, परसेप्शन, बॉडी अवेयरनेस, अटेंशन। ऑसिपिटल लोब ये ऑरेंज कलर से आप देख सकते हो, जहाँ से विजन, परसेप्शन, है ना। और ये सेरेबिलम, पोस्चर, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट। तो देखो ब्रेन से कितनी सारी चीजें ऑपरेट होती है। हमारा जो ब्रेन है वो हमारी पूरी बॉडी को ऑपरेट करता है, पूरी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देगा। तो हमारी बॉडी का जो मेन मदरबोर्ड है वो हमारा ब्रेन ही होता है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। और ब्रेन प्रोसेसिंग भी करता है। ब्रेन प्रोसेसिंग कैसे करता है? जो कुछ आपने आज तक सुना देखा है उसके आधार पे क्या आपका ब्रेन प्रोसेसिंग करता है? बिल्कुल करता है। आपके सामने यदि शेर आ जाए तो आपके ब्रेन में डेटा फीड है कि शेर क्या हाल करेगा आपका, है ना। इसलिए आपके पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे ब्रेन में, हाँ, उसको कोई डर नहीं लगेगा, है ना। चलिए ठीक है। आगे हम आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना। ये आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर है, डिफरेंट डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं, है ना। तो यहाँ पर आज हमने नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है। ठीक है। कल हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। थैंक्स फॉर लिसनिंग। सर सर एक हाँ, मिनट, लास्ट वाला इमेज दिखाना, उसका स्क्रीनशॉट लेना था। स्क्रीनशॉट लेना था, मैं ये वीडियो ही शेयर करूंगा लास्ट। ना आपसे। ओके ये ठीक। पूरा वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगा आपके ग्रुप पे। तो डू नॉट वरी, यहाँ से आप स्नैपशॉट भी ले सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है। ओके। ओके सर, बाय सर।